ठीक है। तो भाई देखो, इस वाले वीडियो के अंदर ना हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो ना, ये वाला जो वीडियो है वो तुम्हारे लिए एक तरीके से तुम्हारा बेस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तुम्हारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर ना हम लोग कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। कुछ एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमने यहाँ सीखा क्या वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि कार्बोकेटन में देखो यार कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रीअरेंजमेंट होता है तुम्हारे पास, क्या कहते हैं, एक CPM कैटायन होता है जिसको तुम डांसिंग रेजोनेंस के नाम से पढ़ते हो। तो वो सब चीज़ें ना हम लोग आगे जो है वो कवर करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ना एक दो वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो है ये प्योरली तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसको देखना जरूर, इसको आगे वाले वीडियोज़ को देखने से पहले, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में। तो असल में क्या है, हम लोग अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कई सारे होते हैं, कार्बोकेटाइन होता है, कार्बेनाइन होता है, फ्री रेडिकल होता है, कार्बीन होती है, नाइट्रीन होती है। तो हम क्या करेंगे ना, एक एक करके एक एक को उठाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले उठाने वाले हैं कार्बोकेटाइन को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है। देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है दिमाग में वो आता है भैया कार्बोकेटाइन, जो रिलेटिवली अगर देखा जाए ना तो बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके कंसेप्ट ना बहुत जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी तुम जैसे आगे जाओगे ना तो तुम्हें मैं रीअरेंजमेंट भी बताऊंगा। तो रीअरेंजमेंट में तुम देखोगे कि भाई रिंग एक्सपेंशन और क्या कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और रिंग कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जैसी चीज़ें भी होती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो कार्बोकेटाइन समझते हैं पहले बनता कैसे है। मान लो तुम्हारे पास में RX, कोई X कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई हेलोजन हो सकता है, कोई OH हो सकता है, ठीक है ना, OH भी हो सकता है मतलब। तो होता क्या है कि मान लो अगर मैं इस लीविंग ग्रुप को लीव करा दूँ, ठीक है ना। अब वो लीव कैसे करेगा वो सब तो कंडीशन पर डिपेंडेंट होगी, वो तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। मान लो ये लीव हो जाए तो ये क्या बनेगा, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्पीशीज़ है कि किसी भी एल्काइल ग्रुप में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा CC लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो ये जो CC बना, ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसके बारे में हम लोग कुछ एक चीज़ें देख सकते हैं कि भाई अगर मैं सबसे पहली बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, कि ये तीनों ग्रुप्स तो कैसे हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है। और उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होती है तुम्हारी, एक MTP ऑर्बिटल, MTP ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं दो तीन चीज़ें लिखूंगा, दो तीन पॉइंट्स लिखूंगा इसके बारे में कि ये कार्बोकेटाइन कैसा होता है एक्चुअली। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये ट्राइवेलेंट है, ठीक है ना। ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट का क्या मतलब है, 3 बॉन्ड बना रखा है केवल, ठीक है ना। टेट्रावेलेंट नहीं है, ट्राइवेलेंट होता है। फिर तुम लिख सकते हो कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो तुम जानते हो कि भैया ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर आती है। फिर तुम लिख सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है बताओ, क्योंकि इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केवल एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है कि नहीं भाई। देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। फिर उसके बाद में तुम इसके अंदर ये लिख सकते हो कि भैया ये तुम्हारी लुइस एसिड की तरह काम कर सकती है। किसकी तरह काम कर सकती है, लुइस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है ना। लुइस एसिड कौन होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। और जो लोन पेयर को दे सकता है वो क्या कहलाता है, लुइस बेस कहलाता है। तो ये कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को पहले से पता है, बट ठीक है, जस्ट हमने एक रफ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में देख लिया। अब देखो हम तो इंटरेस्टेड हैं कि उन फैक्टर्स के ऊपर जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला जो तुम इफेक्ट ले सकते हो ना, जो अभी तुमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा भी है, वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरीके के इफेक्ट पढ़े थे तुमने, एक तुमने पढ़ा था +I और एक तुमने पढ़ लिया था -I, ठीक है। तुम जानते हो -I कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। +I कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है। अब तुम एक बात बताओ, मान लो कि मैं तुम्हारे पास में ये कार्बोकेटाइन बनाऊँ, एक कार्बोकेटाइन ये बनाऊँ और एक कार्बोकेटाइन बना दूँ मैं तुम्हारे पास में ये वाला, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है। भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे ना हम जानते हैं, ये इंडक्टिव में भी मैंने बात कर रखी है कि भाई जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, +I इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे 3 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तुम ऐसे लिख सकते हो कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। हम जानते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वाला, +I वाला इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। सीधी सी बात है कि भाई जितना ज़्यादा +I होगा उतना ज़्यादा वो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अब अगर मान लो वो तुम्हें कुछ ऐसा दे दे कि
मान लो उसने तुम्हें ऐसा दे दिया कि भैया यहाँ पर मेरे पास में एक कार्बोकेटाइन तो ये वाला है और एक कार्बोकेटाइन है मेरे पास में फ्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे। नहीं, फ्लोरीन तो खैर अलग हो जाएगा केस, इसको अलग लेते हैं। जैसे मान लो कि एक कार्बोकेटाइन मेरे को ऐसा दे रखा है, जैसे मान लो कि ये ग्रुप है और एक मेरे को बना दिया उसने ऐसा, एक इस तरीके से बना दिया, ठीक है ना, ये इस तरीके से बना दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या चलेगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चलेगा, देखो अब तुम सिंपल देखो, यहाँ पर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 डिग्री, ये वाला आ जाएगा मेरे पास में 1 डिग्री, ये वाला आ जाएगा 2 डिग्री। तो जो स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद में 2 डिग्री वाला, और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, 1 डिग्री वाला। तो ये हमें इंडक्टिव के बारे में समझ में आ गया। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वो हमेशा कौन सा वाला चाहिए, इसका मतलब हमें प्लस आई वाला चाहिए। माइनस आई वाला इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ करूँगा तो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। क्योंकि तुम खुद जानते हो कि जो कार्बोकेटाइन होता है वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि नहीं भाई। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो सीधी सी बात है, वो क्या कहते हैं, चाहेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले। अब तुम उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खींच लोगे तो तुम परेशान कर दोगे ना उसको। तो इसका मतलब हमें जब भी इंडक्टिव के हिसाब से आंसर देना है तो हमें माइनस आई को नहीं देखना है स्टेबिलिटी के लिए, हमें क्या करना है, हमें प्लस आई देखना है। जहाँ पे प्लस आई है वहाँ पे सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही होगी, जहाँ माइनस आ रहा होगा, माइनस आई आ रहा होगा, वहाँ पे सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो रही होगी। ये हमें कहानी समझ में आ गई। दूसरा हम जो इफेक्ट देखते हैं वो कौन सा होता है भैया, हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करवा सकता है किसी कार्बोकेटाइन को। तो जैसे मान लो कि मेरे पास में ये कार्बोकेटाइन था, एक कार्बोकेटाइन मेरे पास में ये था और एक कार्बोकेटाइन मेरे पास में ये था। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ कौन सा 10 स्टेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कार्बोकेटाइन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम है उसको अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड होती है। बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 3 अल्फा यहाँ है, 3 अल्फा यहाँ है और 3 अल्फा इधर है, ठीक है। तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में देखो तुम्हारे पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है इधर, तो ये केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, वो उतना कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये बात ध्यान रख लेना कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। तो यहाँ पे अपन ने अभी तक कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज़ें नहीं समझी, हमने सिंपल समझा कि भाई इंडक्टिव में 2 तरीके का इंडक्टिव होता है, प्लस आई माइनस आई। स्टेबलाइज कौन करेगा, प्लस आई वाला करेगा, माइनस आई वाला क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में आ गए, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकेटाइन के अंदर वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सीधी सी कहानी है। थर्ड जो इफेक्ट हमें चेक करना होता है, थर्ड जो मतलब पॉइंट होता है जो स्टेबलाइज करता है वो होता है रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस में ना 2 चीज़ें हैं, रेजोनेंस 2 तरीके से हो सकता है। जैसे पहला वाला अगर मैं लूँ तो पहला वाला ऐसा हो सकता है चार्ज डीलोकलाइजेशन वाला। कौन सा हो सकता है, चार्ज डीलोकलाइजेशन। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें दे दूँ एलाइलिक कार्बोकेटाइन, या मैं तुम्हें दे दूँ भैया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये मैंने दे दिया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब ये जो होते हैं ना ये बहुत स्टेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है भाई। ये बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा ना तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ तो बताओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर तुम दूसरे वाले में बनाओ तो इसके भी तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, है ना। तो इसमें कैसा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये अगर बॉन्ड यहाँ मूव करे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। फिर तुम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको मूव करा के बना सकते हो। तो तुम्हारा दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। इधर इसको मूव कराओ तो जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा मेरे पास में, वो कुछ ऐसा बनेगा, डबल, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव, यहाँ डबल, यहाँ डबल। फिर तुम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें क्या होगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, अपना लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो भाई, तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है ना वो मूव कर रहा है, मोर देन 1 कार्बन एटम पे प्रेजेंट है कि नहीं। तुम चार्ज को फैला रहे हो, तो तुम चार्ज को जितना ज़्यादा फैलाओगे वो क्या हो जाएगा, वो उसको स्टेबलाइज करेगा उस सिचुएशन को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मोर इज द चार्ज डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना। मोर चार्ज डीलोकलाइजेशन या मोर चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज फैल रहा है, मतलब इन शॉर्ट मोर चार्ज डीलोकलाइजेशन, उसका मतलब क्या है कि उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसको स्टेबल कर देगा, ठीक है। ये हमें पता होनी चाहिए कहानी, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस में
अगर तुम्हारे पास चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो तुम उसको क्या बोलते हो? स्टेबलाइज कंडीशन बोलते हो। दूसरे तरीके का जो रेजोनेंस है जिसको हमें ध्यान में रखना है वो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ हीट्रो एटम, प्रेजेंस ऑफ हीट्रो एटम, हीट्रो एटम कंटेनिंग लोन पेयर, कंटेनिंग लोन पेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मान लो कि मैं तुम्हारे पास में यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनाऊँ और यहाँ पर मेरे पास में OH ग्रुप, या मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, OH ही ले लेते हैं, OH ग्रुप है मेरे पास में, ठीक है ना। मुझे पता है ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। भाई अगर मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है H और यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 1 और 2, है ना। तो है तो ये भी रेजोनेंस, ठीक है, पिछले वाला भी रेजोनेंस था, पर पिछले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग? चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं हम लोग, एक जगह पर बना करके बैठा नहीं रहे चार्ज को। तो ऊपर वाली कंडीशन भी स्टेबलाइज कर रही है, और नीचे वाले में तो क्या हो रहा है? देखो नीचे 3.2 वाले में क्या हो रहा है? सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर का यूज़ करके क्या करा रहा है? एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो उस नए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से क्या हो रहा है? देखो इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, और इधर क्या है? ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट चला हुआ है इधर फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड वाली सिचुएशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टर्म में, ठीक है। तो ऐसे कार्बोकेटाइंस जहाँ पे पड़ोसी जो एटम है वो एक हीट्रो एटम है और उसके ऊपर एक लोन पेयर है, तो ऐसा कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा? वो हीट्रो एटम अपने लोन पेयर को क्या कर देगा? प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या समझा कि भाई हमें जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो हम 3 फैक्टर्स के बेसिस पे आंसर दे सकते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना एक और रेजोनेंस जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, चार्ज डीलोकलाइजेशन वाला या फिर हीट्रो एटम वाला, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। देखो हमेशा ना ये ध्यान रखना कि रेजोनेंस एक ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, या मतलब या तो ऐसा कह सकते हो कि रेजोनेंस जो जिस तरीके का स्टेबलाइजेशन लेकर के आएगा ना किसी भी कार्बोकेटाइन के अंदर, वो सबसे ज़्यादा होगा रेजोनेंस। उसके बाद में कौन करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और लास्ट में कौन आता है? इंडक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि तुम्हें क्या देखना है? सबसे पहले रेजोनेंस देखना है, ठीक है ना, फिर तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है और लास्ट में तुम्हें इंडक्टिव देखना है, ठीक है। अगर तुम्हें ये पॉइंट पता है तो कुछ एक चीज़ें हैं जो तुम्हें थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी बस। एक तो CPM देखना पड़ेगा और एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन वाला देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये 3 पॉइंट याद हैं और ये पता है कि CPM और एरोमेटिक वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो तो खैर आगे आएंगे जब मैं ऑर्डर लिखवाऊंगा। अभी तुम नॉर्मल जो सिनेरियो है उसमें तुम ये ध्यान रखो कि रेजोनेंस ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा स्टेबिलिटी में एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, विच विल बी फर्दर मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करने से पहले एक ऑर्डर दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, उस ऑर्डर को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो वो ऑर्डर में भी ये वाला पॉइंट जो है वो यूज़ आ रहा होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये वाला वीडियो जो है ना वो पूरा तुम्हारा समझ लो कि एक बैकबोन क्रिएट कर रहा है, वो तुम्हारा पूरी तरीके से जो बेस है वो क्रिएट कर रहा है, जिसको तुम यूज़ लोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद आते हैं, इसी चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं विद पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, ठीक है। देखो एक बात का ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना तुम्हारा कार्बोकेटाइन, तुम्हारा कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उस चीज़ को बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी? उतनी कम। मान लो ये मैंने स्टार्टिंग सेम पॉइंट से कर दी है तो वो नहीं करना चाहिए मुझे, बट मैं तो जस्ट क्वांटाइज करना चाहता हूँ, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम आएगी। तो अगर मैंने मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ले रखा है, मैंने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ले रखा है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ले रखा है। देखो इसमें ना कई लोगों को डाउट आ सकता है, वो ये बोल सकते हैं कि आपने इसको पहले वाले एकदम सेम से क्यों स्टार्ट कर दिया। भाई तुम खुद जानते हो कि अगर कोई 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा होगा तो उसका इनिशियल रिएक्टेंट कुछ और रहा होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो उसका इनिशियल रिएक्टेंट कुछ और रहा होगा, और 3 डिग्री में भी इनिशियल रिएक्टेंट कुछ और रहा होगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जस्ट क्वांटाइजेशन के लिए, जस्ट पता करने के लिए किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी, किसी कम आएगी, मैंने इनिशियली क्या कर दिया, इसको सेम बना दिया। ये एनर्जी है मेरे पास में, ये एक्सेस जो है वो एनर्जी को डिनोट कर रही है, और ये मेरे पास में रिएक्शन कोऑर्डिनेट को डिनोट करती हुई एक्सेस है, ठीक है ना। तो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई बताओ इसमें कौन सा जो ग्राफ है, तीन हमने प्लॉट कर रखे हैं, उसमें से अगर मैं बोल दूँ ये EA1 है, ये वाली मेरी EA2 है,
और सबसे ऊपर वाली मेरी EA3 है, ठीक है ना। तो किसके करस्पॉन्डिंग, कौन से कार्बोकेटाइन के लिए करस्पॉन्डिंग कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। मान लो ये मैंने A बोल दिया, ये मैंने B बोल दी, ये मैंने C बोल दी, ठीक है ना। तो देखो जो C वाला है ना उसमें एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, ठीक है ना, मतलब वो जल्दी बन जाएगा। तो वो कौन सा होगा, वो 3 डिग्री वाला होगा। तो C वाला करस्पॉन्ड करेगा 3 डिग्री को, B वाला करस्पॉन्ड करेगा 2 डिग्री को, और A वाला जो है वो 1 डिग्री को करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इससे क्या हमें क्या पता चला कि भाई जितना स्टेबल होगा ना कार्बोकेटाइन, उसको बनाने के लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे थे मुझे, ठीक है ना। अब मैंने इंडक्टिव से नहीं बोला, ध्यान रखो, मैंने इंडक्टिव से बात नहीं करी, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन से बात करी। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो मैंने क्या बोला कि भाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 डिग्री के अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और 1 डिग्री के अंदर 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, हेंस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। तो इसीलिए ये जो C वाला जो गैप है, ये जो C वाला गैप जो तुम देख रहे हो, ये वाला, ये प्लॉट किसके लिए है, ये 3 डिग्री के लिए है, ठीक है। तो आई थिंक कि भाई ये एक पोर्शन है जो अपन ने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा ना, उसके अंदर मैं तुम्हें कुछ एक एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में बात करवाऊंगा, ठीक है ना। उन सारे एग्जाम्पल्स को तुम देखना। तुम ये समझो कि आज तुमने केवल अपना बेस क्लियर किया है, ठीक है ना, तुम्हारा एक बेस बन चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करोगे, अपन लोग खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे। एक मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, सबसे पहले तो एक ऑर्डर दूंगा, उस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इस पूरी चीज़ को जो हमने अभी समझा उससे हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगा क्या नाम से कुछ एक क्वेश्चन, उसमें हम लोग इन चीज़ों को पूरा यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको देख लेना। बाकी वही है, लास्ट में फिर से कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर तो जरूर से करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलो मिलते हैं।